पढ़ाई करें तो डॉक्टरों को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो हमारी पढ़ाई होती है, जो एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस का जो भी होता है वो बड़ा उसको बहुत उसका महत्वहीन माना जाता है, इनसिग्निफिकेंट माना जाता है, क्योंकि भाई आपको डॉक्टर बन के इलाज करना है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि एक प्रिवेंटिव मेडिसिन सब्जेक्ट है जिसकी पढ़ाई 1.5 साल तक होती है, लेकिन उस प्रिवेंटिव मेडिसिन में केवल हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस प्रकार आप जो संक्रामक बीमारियां हैं उनका बचाव करें, किस प्रकार आप हाइजीनिक कंडीशंस प्रोवाइड करें लोगों को, किस प्रकार जो सैनिटेशन की सुविधाएं हैं वो अच्छे से प्रोवाइड करें कि लोग बीमार ना पड़े। लेकिन आजकल की जो समस्या है वो संक्रामक रोग नहीं है। आजकल की जो समस्या है वो हमारी जीवन शैली से संबंधित है। 50-60 साल पहले की बात छोड़ दें, उस समय लोग मरते थे ट्यूबरकुलोसिस से, हैजा से, प्लेग से, ढेर सारे उनको इन्फेक्शन हो जाते थे, सेप्सिस, कहीं पर कट गया कहीं लग गया तो पक जाता था, और पक जाने के बाद वो जहर फैल जाता था, उनकी डेथ हो जाती थी। तो इन्फेक्शन से और बीमारियों से लोगों की मृत्यु होती थी। लेकिन मेडिकल साइंस ने इतना एडवांस किया, इतना तरक्की की कि इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने विजय पाई। आज के समय में किसी भी इन्फेक्शन वाली बीमारी से किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो तभी होती है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया उस चीज को। क्योंकि ऐसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, इस तरह की दवाएं हैं कि हम उनको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो मुख्य चीजें हैं, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, अल्जाइमर्स है, सांस की तमाम सारी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां सीधे सीधे हमारी जीवन शैली से संबंधित। और चूंकि मेडिकल साइंस ने एक चीज बनाई कि रोगों का इलाज दवा से किया जाए, तो जो इन्फेक्शन थे, जैसे 1960 के आसपास की बात करें तो 1960 में आविष्कार हुआ था एक ऐसे एंटीबायोटिक का जिसने टाइफाइड की बीमारी ठीक करनी शुरू कर। उसके कुछ 10 साल पहले ही, 45-50 के समय में पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था। पेनिसिलिन का आविष्कार चमत्कारी आविष्कार था, क्योंकि उस समय होता यह था कि किसी को भी, कोई महिला ने डिलीवरी हुई, उसकी प्रसव हुआ, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो माँ और बच्चा दोनों की मृत्यु निश्चित थी, और बहुत भाग्य से कोई बचता था। लेकिन जब पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ तो इस तरह के जो रोग थे उनका क्योर होना शुरू। पहला जब इंजेक्शन पेनिसिलिन का लगाया गया तो जो लोग भी इसको लगा रहे थे वो अपनी सांसें रोके हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला। और वो एक ऐसे मरीज में लगाया गया था जिसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जैसे ही उसको इंजेक्शन दिया गया, कुछ ही मिनटों के बाद उसके अंदर इंप्रूवमेंट होने लगा, और दूसरे दिन सुबह होते तक वो मरीज ठीक था। तो ये एक चमत्कारिक आविष्कार था एंटीबायोटिक्स। उसके बाद एक के बाद एक ढेर सारे एंटीबायोटिक्स आए, और उन्होंने तमाम सारे इन्फेक्शंस को, उसमें टाइफाइड है, उसमें सेप्सिस है, इन सबको क्योर करना शुरू कर दिया, ठीक करना शुरू कर दिया। तो एक ट्रेंड बन गया कि हर चीज का इलाज दवाई से किया जाए। इन्फेक्शन में तो आज भी काम करता है। अगर किसी को निमोनिया है, किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, किसी को कहीं चोट लगने से पक गया है, तो आप एंटीबायोटिक देते हो, ठीक हो जाता है। लेकिन जो दवा से ठीक करने की प्रवृत्ति है, ये जीवन शैली की बीमारियों में नहीं काम करती। क्योंकि वहां पर जब हम दवा देते हैं, डायबिटीज में जब हम दवा देते हैं, तो जो बढ़ा हुआ शुगर है उसको कम करने की दवा देते हैं। ब्लड प्रेशर में हम ब्लड प्रेशर कम करने की दवा देते हैं। हम किसी भी बीमारी में उसके कारण को दूर करने की दवा नहीं देते, क्योंकि कारण के बारे में हम अभी श्योर ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे अब जो मेडिकल साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं, उनमें यह पता लग रहा है कि जितनी भी जीवन शैली की बीमारियां हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लगातार एक्टिव रहने के कारण हो रही है। जो हमारी इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इसलिए बनी हुई है कि कभी कभी कोई अटैक हो हमारे शरीर के ऊपर, तो वो जो इम्यून मैकेनिज्म है वो काम करे, और डिस्टरबेंस पैदा करने वाले फैक्टर को समाप्त कर दे, और उसके बाद सब कुछ शरीर में शांत हो जाए। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का एक सिंपल सा उदाहरण आपको दें कि आप सब ने अनुभव किया होगा कि फुंसी या पुड़िया होती है हर किसी को। तो जब वहां होने वाली होती है तो पहले आप देखेंगे वहां लाल हो जाता है, फिर दर्द होना शुरू होता है, फिर थोड़ी देर में वहां पर एक सूजन आ जाती है, फिर फिर वहां पीला पीला दिखने लगता है, पस बन जाता है।
ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इन्फ्लेमेशन। एक बैक्टीरिया आया, उसने वहां पर अपना स्थान जमाया, तुरंत डिफेंस फोर्सेस काम करने लगती हैं, उस बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं, पस बनता है और फिर वो धीरे से साफ हो जाता है और उसके बाद सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बनी हुई है वो इस तरह से काम करने के लिए बनी हुई है। लेकिन हमारी जीवन शैली ऐसी है, उसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स हुए कि कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, लेकिन प्रदूषण और तनाव के कारण और हमारे खान पान के कारण हर समय हमारे शरीर में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएटेड रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे रोग प्रतिरोधक अ, क्या कहना चाहिए प्रणाली है वो हर समय एक्टिवेटेड रहती है। और जो हर समय एक्टिवेटेड रहती है तो एक ये लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। वो उस तरह का इन्फेक्शन नहीं है, एक्यूट वाला वो नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक देश हैं, बाहरी सेना का आक्रमण हुआ, हमारी सेना ने भी धावा बोला, लड़ाई हुई, बात खत्म, साफ सफाई हो गई, फिर एक सारी शांति स्थापित हो गई। पर उसके बजाय एक दूसरी स्थिति देखें कि जहां पर हमारे घर के अंदर ही तमाम सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है और जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं लगातार एक्टिव है, तो आप देखेंगे देश में कोई भी शांति से नहीं रहेगा, हमेशा डिस्टरबेंस रहेगा। तो उसी तरह की स्थिति होती है जब प्रदूषण, तनाव और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तीन मुख्य कारण हैं जीवन शैली की बीमारियों, प्रदूषण, तनाव और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और इन तीनों का प्रभाव हमारे शरीर पर क्या होता है कि हमारा जो इम्यून मैकेनिज्म है वो हर समय काम करता रहता है, हर समय एक्टिव है। और जब हर समय एक्टिव है तो शरीर में एक डिस्टरबेंस की दशा हर समय क्रिएटेड रहती है, जिसको कहा जाता है लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। और इसी लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन के कारण बीमारियां होती हैं। अब अगर हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है। जीवन शैली को ठीक करने के लिए कोई गोली नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसलिए अगर इन सभी बीमारियों का इलाज हमें करना है तो हमको अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना पड़ेगा और उसको सुधारना पड़ेगा। और इसी को हम कहते हैं वेलनेस, इसी को हम कहते हैं हेल्थ। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो स्वास्थ्य है क्या? कई लोग को लगता है कि अगर हम बीमार नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीमारी एक दिन में नहीं होती कि आज आप स्वस्थ हैं सवेरे बीमार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो बीमारी का मैनिफेस्टेशन है, जो वो दिखाई पड़ती है शरीर में, जो उसका प्रकटीकरण है, वो एक प्रोसेस है, उसमें समय लगता है। शरीर में डैमेज का जो प्रोसेस है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है और बीमारी जो प्रकट होती है वो काफी बाद में होती है। तो अगर इन दोनों को दो पॉइंट बना लें, एक पॉइंट ए जहां पर बीमारी पैदा करने वाला फैक्टर हमारे शरीर में घुसा, और जो बी पॉइंट है जहां पर बीमारी दिखाई पड़ने लगी, तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो एरिया है ये वेलनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो वेलनेस क्या है? केवल बीमारी न होना वेलनेस नहीं है, बल्कि जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन परिभाषित करता है हेल्थ को कि इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। यानी आप शारीरिक रूप से वेल है, वेल का मतलब अच्छे हैं, आप मानसिक रूप से भी अच्छे हैं और सामाजिक रूप से भी आप अच्छे हैं। यानी आप बहुत बड़े पहलवान हैं लेकिन आप हर किसी से लड़ाई पढ़ाई करते रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं। आप मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अस्वस्थ हैं। बहुत बलशाली व्यक्ति को भी लोगों के साथ रहना आना चाहिए, इसको जिसको कहते हैं सोशल हेल्थ। तो उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। और एक सीधी सी बात है कि अगर हम अपने शरीर को ऐसा बना के रखें कि वो इतना मजबूत हो जाए कि बीमारी पैदा करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उनका असर न पड़े हमारे शरीर पर, तो हम स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए कुछ काम हमें करने पड़ेंगे, अपने आप नहीं होगा। जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि भाई अगर ये जो भाग्य का विषय है कि आज हम स्वस्थ हैं कल हम बीमार पड़ गए तो दुर्भाग्य था कि हम बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं है। वो आपके हाथ में है, आप बीमार पड़ोगे या नहीं पड़ोगे वो आपके हाथ में है। और वही बात करने के लिए आज मुझको ये जो हमारे सम्माननीय दंपति हैं पीसी जी और रंजना जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि मैं आपको कुछ वो चीजें बता सकूं कि कैसे हम अपने
शरीर को ऐसा बनाएं कि बीमारी पैदा करने वाले जो कारक हैं उनका असर ही ना हो। तो उसके लिए मैं जो बात करता हूं वो 8 स्तंभों की बात करता हूँ, 8 पिलर्स ऑफ हेल्थ। शरीर को मजबूत रखना है, बीमारियों से बचाना है, तो हमको अपने 8 स्तंभ हैं उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। और उनमें से सबसे पहला क्या है कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अवॉइडिंग द रिस्क फैक्टर्स। हर बीमारी पैदा करने के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमको पता है, उनसे आपको बचाना है अपने आप को हर हाल। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है, वो सब जानते हैं, और अच्छी बात है कि उसके बारे में लोग सचेत भी हैं। वो है स्मोकिंग, धूम्रपान, सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। भाग्य की बात है, लोगों को समझ में आ रहा है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे संख्या बहुत कम होती जा रही है ऐसे लोगों की जो सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं। वो अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि उनको पता है कि इससे बीमारियां होती हैं। कौन सी बीमारी होती है? ये सिद्ध किया जा चुका है कि उसकी वजह से होता है लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। उसकी वजह से होती है हार्ट डिजीज, जो इश्चेमिक हार्ट डिजीज आप सुनते हैं ना, अटैक, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट की जो मसल है उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो गई, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। स्मोकिंग की वजह से जो हमारे हाथ पैर की उंगलियां हैं उनकी ब्लड सप्लाई भी खत्म होने लगती है, और आप देखेंगे बहुत से लोगों में बीमारी होती है कि उनकी उंगलियों की पोर में सड़न आ गई, और डॉक्टरों द्वारा उसको थोड़ा थोड़ा करके काटना पड़ता है, उनके एम्पुटेशन होते रहते हैं। तो ये 3 बीमारियां तो प्रूवन है कि स्मोकिंग की वजह से होती है। दूसरा जो मैंने बताया, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। कोई जब स्मोकिंग कर रहा है तो सीधी सी बात है कि उसका शरीर के अंदर प्रदूषण जा रहा है, और उसकी वजह से वो जो इन्फ्लेमेशन है वो कंडीशन बन रही है। तो जितनी भी जीवन शैली की बीमारियां हैं सब स्मोकिंग से हो सकती है। दूसरा उदाहरण है अल्कोहल। बहुत से लोग अल्कोहल के फायदे में कुछ ना कुछ बात करते हैं, पर मुझे तो एक भी बात समझ में नहीं आती जिसकी वजह से कुछ फायदा होता हो शराब पीने से। केवल नुकसान ही नुकसान है, और सबसे बड़ा कारण उसका ये होता है कि वो आपकी लिवर को डैमेज करता है। एल्कोहल इज प्रूव टू डैमेज योर लिवर। और दूसरी बात ये कि जितनी देर आप उसके प्रभाव में रहते हैं आपकी मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी गड़बड़ाती है। आप चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप शराब के नशे में किसी को दिखेंगे तो सारी आपकी अच्छाई जो है गड़बड़ हो जाती है। फिर इसके बाद कुछ और रिस्क फैक्टर्स की बात करता हूं मैं। मोटापा। मोटापा एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप एट हायर रिस्क हैं, जिसकी वजह से आप जीवन शैली की बीमारियां आपको हो सकती है। मेनली हार्ट डिजीज हो सकता है, डायबिटीज होती है, कैंसर भी हो सकते हैं। तमाम सारे मोटापे के कारण, क्या, कोलन का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर सीधे सीधे ओबेसिटी से जुड़ा हुआ। लिवर की बीमारियां मोटापे के कारण होती है। तो अगर वजन ज्यादा है तो वजन कम करने का प्रयास होना चाहिए। और देखिए मौर्य जी उसके उदाहरण है, मैं इनको जब से देख रहा हूँ वैसे ही है। उनका वजन कभी बढ़ता ही नहीं। हम लोग उनसे प्रेरित होते हैं। और हम तो अभी एक मिले थे हम लोग बनारस में, तो हमने कहा पता नहीं कब इस जन्म में मैं आपके जैसा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और उनकी जो बायोलॉजिकल एज है बिल्कुल यंग मैन की तरह है, 42 साल के हैं वो। चाहे उम्र क्रोनोलॉजिकल एज चाहे जितने भी हो, लेकिन उनकी जो फिजिकल एज है दैट इज 42। तो आपके लिए तो आपके जो अपलाइन है, आपके जो लीडर है, वो एक उदाहरण है कि वैसा हमें बनना है। फिर हमारी जीवन शैली में बहुत सारे ऐसे गैजेट्स हैं जो रेडिएशन देते हैं। चाहे वो हमारा स्मार्टफोन हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो, चाहे वो हमारे घर में लगा हुआ एसी हो, चाहे खाना बनाने के लिए जो माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। ये जितने भी गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सबके अंदर विकिरण होता है, सबके अंदर रेडिएशन होता है, और ये हमारे शरीर में इंफ्लेमेशन कॉज करता है। लेकिन अब इनके यूज के बिना जीवन भी नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस तो होगा ही नहीं। अगर कोई कहे कि भाई स्मार्टफोन हार्मफुल है इसलिए मैं उसको यूज नहीं करूंगा, तो बिजनेस ही नहीं कर पाएगा आज के समय में। कंप्यूटर के बिना, लैपटॉप के बिना बिजनेस नहीं होगा। तो करना क्या है? करना यह है कि एक संतुलन रखा जाए। कितनी देर, जितनी देर उसको आवश्यक है उतनी देर उसको यूज किया जाए, और कुछ समय ऐसा हो हमारे
दिनचर्या में, जहां पर हम इन चीजों से दूर रहें, जिससे कि उसका जो प्रभाव शरीर पर पड़ा है वो क्लीन हो सके, वो साफ हो सके। और एक रिस्क फैक्टर होता है जिसको कहा जाता है जेनेटिक फैक्टर। कुछ लोग को आपने सुना होगा कि भाई हमारे माता को, हमारी नानी को और उनकी भी माँ को, सबको फला बीमारी थी, तो अब मुझे तो होनी ही है। तो इसको भी मैं जो एक ये क्या कहना चाहिए मिथ है, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो जीन्स में है वो होगा ही। क्योंकि देखिए जीन्स के अंदर जो एक कोड है वो है जेनोटाइप। एक कोड है जो बीमारी होगी ये बताता है। आज वो आपकी जेनेटिक स्टडी की गई तो उसके अंदर एक कोड मिला और वो इशारा कर रहा है कि इस उम्र में आपको ये बीमारी हो सकती है। दैट कोड इज देयर। बट उस कोड को शरीर में प्रकट होने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, दिखाने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी होना जरूरी है। जैसे किसान बीज बोता है ना, तो जब बीज बोता है तो उसको उस तरह का वातावरण चाहिए, उस तरह की जमीन चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, जिससे कि वो ग्रो करे। उसी तरह जो हमारा जेनेटिक कोड है, इसको शरीर में मैनिफेस्ट होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। और अगर हम उस एनवायरनमेंट को, जो उसको ग्रोथ में हेल्प करेगा, उसको अगर हम कट कर दें, उसको अगर हम रोक दें, तो हम इस जेनेटिक मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारी न्यूट्रलाइट कंपनी है वो इस विषय में काम करती है और इस विज्ञान को कहते हैं जिनोमिक्स। और जब हम इसको न्यूट्रिशन से जोड़ देते हैं तो उसको कहा जाता है न्यूट्रीजेनोमिक्स। बहुत सारे लीडर्स को सारी दुनिया में न्यूट्रीलाइट ने उनकी जेनेटिक स्टडी की और उसके बाद जो उसके अंदर मैनिफेस्टेशन के चांसेस थे, उसके लिए उन्होंने कस्टमाइज्ड सप्लीमेंट बनाए। उस व्यक्ति विशेष के लिए उन्होंने सप्लीमेंट तैयार किए और उनको एक जीवन शैली की सलाह दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि जब वो उस उम्र में पहुंचे तो वो बीमारी नहीं हुई। इसको कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन इज पॉसिबल बाय चेंजिंग योर एनवायरनमेंट, बाय चेंजिंग योर डाइट, बाय चेंजिंग योर लाइफस्टाइल। तो एक अच्छी खबर यह है कि जो जीन्स में है उसको भी हम मैनिफेस्ट होने से रोक सकते हैं, अगर हम उसके बारे में अवेयर हैं और उसके बारे में प्रयास करते हैं। तो एक तो ये चीज ये हो गई कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रोका जाए। दूसरा, जो 8 में से जो दूसरा नंबर का पिलर है वो है एक्सरसाइज। शरीर को हरकत में रखना, एक्टिव रखना स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। और वो एक्सरसाइज दो तरीके से होती है। एक तो नियमित व्यायाम आप करें, बहुत अच्छा है। सुबह की सैर, सुबह टहलना एक उसकी निर्धारित गति है जिससे कि आपके दिल की धड़कन बढ़े, आपके सांस की गति तेज हो और आपको पसीना आए। तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं एक्सरसाइज की। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो ये तीन चीजें होनी चाहिए। आपकी हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। कितनी बढ़नी चाहिए? उसका एक फॉर्मूला है, 3 टाइम्स नॉर्मल माइनस योर एज। नॉर्मल है 70, 70 को 3 से गुणा करिए, 210। उसमें अपनी उम्र घटा दीजिए, मान लीजिए आपकी उम्र 50 वर्ष है, तो एक्सरसाइज करते समय आपकी हार्ट रेट 160 टच करनी चाहिए। एक्सरसाइज आप करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, फिर उसके टॉप में पहुंचते हैं, क्लाइमेक्स पर, फिर धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। तो जब क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे, एक्सरसाइज के समिट पर जब पहुंचेंगे, तो हार्ट रेट 3 टाइम नॉर्मल माइनस योर एज होनी चाहिए। और जब हार्ट रेट बढ़ती है तो सांस की गति अपने आप तेज हो जाती है। दोनों जुड़ी हुई है एक दूसरे से। एक्सरसाइज करते समय जब हार्ट रेट बढ़ेगी तो आपकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगी। और तीसरी चीज क्या होती है? पसीना। पसीना भी आना चाहिए, चाहे ठंड का समय है। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला मैं सजेस्ट करता हूँ सबको, वो है 50 मिनट में 5 किलोमीटर, सप्ताह में कम से कम 5 दिन, 5 days a week, 50 मिनट्स, 45 से 50 मिनट में 5 किलोमीटर होना चाहिए और सप्ताह में कम से कम 5 दिन। ये तो अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह करते हैं तो बहुत अच्छा है, सुबह नहीं कर पाते हैं तो शाम को कर लीजिए, किसी भी समय कर लीजिए। आप रात में भी कर सकते हैं, कोई उसका टाइम का बहुत बंधन नहीं है। लेकिन सुबह की जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी होती है, विशेष तौर पर जब आप खुले में करते हैं। क्योंकि खुले में जब आप सुबह की एक्सरसाइज करते हैं तो प्रदूषण का जितना भी मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है और हवा बाय एंड लार्ज शुद्ध मिलती है। धीरे धीरे शाम होते होते जो अशुद्धियां हैं हवा में वो ऊपर आने लगती हैं। लेकिन फिर भी ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे बहुत हैं, अगर उस तरह से आप वहां पर एक्सरसाइज करते हैं तो लाभ ही होगा, चाहे जिस समय भी। तो एक्सरसाइज से ज्यादा दूसरी चीज जरूरी है। एक्सरसाइज से ज्यादा जरूरी है
जिसको कहते हैं चलते फिरते, जो आप दिन भर काम करते हैं उस समय आप कितने एक्टिव रहते हैं। एक्सरसाइज ड्यूरिंग योर डेली लिविंग, डेली लिविंग। और ये आप ये जान लीजिए कि जो नियमित व्यायाम हम सवेरे 40-45 मिनट करेंगे, उससे कहीं ज्यादा उपयोगिता है इसकी। और उसके लिए कुछ स्वभाव होते हैं। आप कहीं पर जाते हैं, मान लीजिए आपको 500 मीटर जाना है, तो आप अपनी बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, आप सोचते हैं मैं पैदल चला जाऊं। आप रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा भी सामान है तो उसको आप खुद उठाकर चलना चाहते हैं या कूली ढूंढते हैं। पैदल चलने का जो भी मौका मिले वो चलना चाहिए। अभी तो जमाना ऐसा आ गया कि घर में एक दूसरे से बात करने के लिए भी फोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक कमरे में बैठे हैं, हमारा बेटा दूसरे कमरे में ऊपर कहीं बैठा है, तो इतना कौन जाए, यहीं से बात कर लेते हैं। लेकिन मैं अब प्रयास करता हूं कि ये ना किया जाए, जाके उसके कमरे में बात किया जाए, उसको बुला के बात किया। तो जो फैसिलिटीज हैं, जो हमारे जीवन शैली में इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, उनको थोड़ी देर के लिए नकारा जाए, जिससे कि हम फिजिकली एक्टिव रहें। और ये जो एक्सरसाइज ड्यूरिंग लिविंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको रोज अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। जब मुझे इसके बारे में पहली बार पता चला था, तो जिसने मुझे एडवाइस किया तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। मैंने कहा क्या उपाय है? क्योंकि उस समय अब 4 घंटे बैठे हैं तो बैठे ही हैं, मरीज देखते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद। क्लिनिक में मतलब अपनी कुर्सी से आप उठ ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि जब आपका मरीज आए तो आप उठ के खड़े हो जाएगा, और जब वो जाने लगे तो फिर खड़े हो जाएगा, तो उससे डबल फायदा होगा। वो कहेगा कि देखो डॉक्टर साहब कितने विनम्र हैं, मेरा स्वागत करते हैं और मुझे सी ऑफ करते हैं। अब दूसरे आपका एक्सरसाइज भी होता रहेगा। तो मैंने जब किया तो डबल फायदा हुआ, एक्टिविटी भी बढ़ी और मरीजों की संख्या भी बढ़ी। तो मरीज की संख्या बढ़ी तो एक्टिविटी की संभावना और बढ़ गई। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीजें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में निकाल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हों। अब आते हैं भोजन के ऊपर। तीसरा फैक्टर है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमारे भोजन में 3 चीजें हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों का एक संतुलन में होना बहुत आवश्यक है। और ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत आप सुन चुके होंगे, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात मुझे नहीं करनी है। आप सब जानते हैं कि 90% भारतीय, उनके भोजन में प्रोटीन की कमी है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास न्यूट्रीलाइट है। उसका विलक्षण ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, जिसके अंदर 80% प्रोटीन है, जो गेहूं से, मटर से और सोयाबीन से बना है। और ये तीनों कैसे हैं? देसी, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड। देखिए न्यूट्रीलाइट जिस तरह की खेती करती है, जिस तरह की वो वैरायटी अपने खेतों में उगाती है, ये दुनिया में कहीं और नहीं उपलब्ध है। कहीं पर भी इतनी जांच नहीं होती, कहीं पर भी इतनी चीजें देखी नहीं जाती। और कितना सारा मटेरियल ये लोग जो है, जरा सी भी अगर स्पेसिफिकेशन के ऊपर खरी नहीं उतरी तो उसको बहा देते हैं। अभी मौर्य जी ने कल इलाहाबाद में मीटिंग में बताया कि किस तरह 7.5 टन च्यवनप्राश बहा दिया गया। क्यों बहा दिया गया? क्योंकि वो इनके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरा। तो इस तरह की कंपनी दोस्तों दुनिया में नहीं है जो इतना ख्याल रखती हो। जो ट्रेडिशनल हर्ब्स बन रहे हैं, इनके लिए जो खेती यहाँ पर की जाती है हमारे दक्षिण भारत में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है किसानों के साथ। उन किसानों से बात कर लीजिए, वो इतने अलर्ट रहते हैं कि अगर जरा भी हम इस फसल को उगाने में गड़बड़ी हुई तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एमवे इसको लेगा नहीं। और वो हर तरीके से उसके ऊपर हर चीजें परफेक्ट रखते हैं जिससे कि एमवे उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इस तरह का प्रोटीन पाउडर है हमारे पास दोस्तों। और हर किसी को उसका जो एक स्कूप होता है 10 ग्राम का, उसको किसी न किसी तरह आप 2 बार 3 बार लें तो बहुत अच्छा है, उसको आप लेते रहिए। और जब आप प्रोटीन लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट अपने आप घट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में 2 चीजों का ध्यान रखना है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ऐसी चीजें जो बहुत मीठी होती हैं, जो सिंपल शुगर होती हैं, वो जैसे ही आप मुंह में रखते हैं ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो उनको अवॉइड करना है। मिठाई अवॉइड करना है। बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मिठाइयाँ आती हैं, लड्डू, बर्फी, मलाई, रसमलाई, तो उनको अब ऐसा नहीं कि उसका आप आनंद नहीं ले सकते। लेकिन एक हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी के हेड थे, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के। उन्होंने कहा कि अगर एक लड्डू इतना बड़ा है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेके मुंह में देर तक रखे रहोगे तो उतना ही आनंद आएगा जितना पूरा लड्डू खाने में।
तो आनंद भी ले लें, स्वास्थ्य भी अच्छा लें, तो थोड़ी सी मिठाई खाएं, देर तक मुंह में रखे रहें। और ऐसा शुगर खाएं, कॉम्प्लेक्स शुगर खाएं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और एमवे ने चावल के प्रेमियों के लिए ला दिया है एक बढ़िया बीफ फैच राइस, जितना मर्जी है उतना खाइए। उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो रोटी से भी कम है, गेहूं से भी कम है। आप सोच के देखो, गेहूं की रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है, और हमारा जो चावल है इसका इंडेक्स 55 या 57। तो आप चावल आराम से, तो इस तरह हम ऐसे टीम में हैं, हम ऐसी कम्युनिटी में हैं जहां पर हमारी कंपनी भी, जिसके साथ हम जुड़े हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखती है। फैट के बारे में एक बात बताना आवश्यक है कि फैट स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उनकी रोटी में थोड़ा सा घी लगा दो तो एकदम उछलने लगते हैं कि पता नहीं क्या कर। रोटी में देसी घी लगाकर अगर आप खाओगे तो रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है। देसी घी, गाय का घी, वो फैट बर्नर है, फैट को बर्न करता है। थोड़ा सा फैट, बहुत असंतुलित असंतुलित नहीं, थोड़ा फैट जरूरी है। मान लो आप डेयरी फैट नहीं लेना चाहते तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सरसों का तेल, किसी न किसी तरह आपके भोजन में कुछ ऑयल जरूर होने चाहिए, क्योंकि वो आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो सेल वॉल है वो फैट की बनी हुई है। और सेल वॉल, अगर कोई भी ऐसा है जो फैट फ्री डाइट खाता है, तो फैट की जब डिफिशियंसी होगी तो सेल वॉल कमजोर हो जाएगी। जो हमारी कोशिका है, जो उसकी भित्ति होती है, वो कमजोर हो जाएगी। और जब वो कमजोर होगी तो उसी के थ्रू एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स। जो भी भोजन हम करते हैं वो सेल में तब जाता है जब वॉल उसकी मजबूत होगी। और ट्रांसपोर्टेशन जो होता है न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम आउटसाइड द सेल इनसाइड द सेल, वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए फैट लेना बहुत आवश्यक है। और एक सीधा सीधा रेशियो होना चाहिए कि हमारी जितनी कैलोरी है उसको अगर हम डिवाइड करें तो 40 से 50, 55% तक होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, 25 से 30-35% तक होना चाहिए प्रोटीन, और 15 से 25% फैट। ये रेशियो हमारी बैलेंस डाइट कंप्लीट करता है। फैट लेते समय हमको ध्यान देना है कि हम गुड फैट लें। गुड फैट कौन से होते हैं? जो वेजिटेबल से निकाले जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स आर गुड फैट। नॉन रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल आर द बेस्ट फैट, जिसके अंदर मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। और उसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। ये सब आप लोग जानते हैं, सिर्फ रिपीटिशन के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो रेशियो नॉर्मली होता है हमारे भोजन में, ओमेगा 6 होता है लगभग 70 से लेकर 100 हिस्सा, और उसकी तुलना में ओमेगा 3 होता है 1 हिस्सा। क्योंकि ओमेगा 3 कुछ सब्जियों में मिलता है, कभी कहीं अलसी के तेल में मिल गया, कभी अखरोट में मिल गया, वो कभी कभी हम खा लेते हैं। लेकिन हमको नियमित रूप से ओमेगा 3 लेना है, जिससे कि हमारे भोजन में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो कम से कम 10:1 हो जाए। 10 हिस्सा ओमेगा 6 के लिए, 1 हिस्सा ओमेगा 3। और 1:6 आइडियल होता है, लेकिन 10 तक चल जाएगा। तो ओमेगा 3 भी शामिल करना जरूरी है। इसीलिए हमारे एक फाउंडेशन न्यूट्रिएंट्स में है साल्मन ओमेगा 3, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। उसकी अगर हम एक कैप्सूल प्रतिदिन लेते हैं तो उस बैलेंस को बराबर कर देता है। सो दिस वाज अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जो चौथा फैक्टर है हमारा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है विटामिन, मिनरल्स एंड फाइटो न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, मैक्रो न्यूट्रिएंट में फाइबर भी एक चीज है। फाइबर भी हमारे भोजन में होना चाहिए। सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, दोनों होने चाहिए। जो न्यूट्रिलाइट हमको देता है वो सॉल्युबल फाइबर है, जो सब्जियों में, सलाद में मिलेगा, जो गेहूं के चोकर में मिलेगा, वो इनसॉल्युबल फाइबर है। और दोनों की आवश्यकता है हमारे भोजन में। इनसॉल्युबल फाइबर का काम है आंतों में भोजन के आगे बढ़ने की गति को तीव्र कर देता है। उससे हमारी आंतें फटाफट काम करती हैं और चीजें साफ होती रहती हैं। जो सॉल्युबल फाइबर है, जो घुलनशील फाइबर है, जो हमारा न्यूट्रिलाइट का फाइबर है, वो आंतों की क्लीनिंग का काम करता है। हमारे आंतों की दीवारों में छोटे छोटे रेशे होते हैं, विलाई, जिनके, उन रेशों के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी पोषक तत्व हम लेते हैं उन रेशों से एब्जॉर्ब होते हैं। तो उन रेशों का साफ रहना बहुत जरूरी है। उसको साफ कौन करेगा? जैसे ब्रश को किसी को साफ करना है तो आप क्या करते हैं? तेज पानी की धार में उसको रख देते हैं, साफ हो जाता है। उसी तरह जो हमारा सॉल्युबल फाइबर है उन रेशों को साफ करता है, जिसके थ्रू हमारे पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसलिए फाइबर भी बहुत आवश्यक है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप पानी को भी शामिल कर सकते हैं।
2 से 3 लीटर पानी हर किसी को प्रतिदिन लेना चाहिए। अब आते हैं विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के ऊपर। विटामिन, मिनरल्स उस तरह के पोषक तत्व हैं जो सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, और जो भी भोजन हम साधारण रूप से खाते हैं वो इन विटामिन की, इन मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियों के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जीवन शैली की बीमारियों की, हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस की। लाइफस्टाइल डिजीज के लिए हमारे भोजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतनी मात्रा में होने चाहिए जो इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सके। और उसके लिए जो एक चीज होती है RDA, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो हमारे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या न्यूट्रिशनल रिसर्च की जो संस्थाएं हैं, वो जो रिकमेंड करती हैं वो सिर्फ इतना रिकमेंड करती हैं कि उसकी कमी से कोई बीमारी ना। लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने की रिकमेंडेशन अभी नहीं आई है इन सब संस्थाओं से, वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हमको खुद जो रिसर्चेज हो रही हैं वो पढ़ के जान के हमको डिसाइड करना पड़ेगा। एक जनरल बात है, मान लीजिए कि RDA से कई गुना ज्यादा विटामिन की मात्रा आपको लेनी चाहिए अगर आपको इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है। और ज्यादा कितनी, उसके लिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ। विटामिन सी, स्कर्वी, स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। आपको कोलंबस के बारे में पढ़ा होगा, तो उनके यात्रियों को वो होने लगी थी, सह यात्रियों को, और उसमें जब उन्होंने हरी सब्जियां उनको मिली खाने को तो सब बीमारी ठीक हो गई। तो वैसे आविष्कार हुआ था विटामिन सी का, उसकी कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी मैंने इतने साल के अपने मेडिकल कैरियर में बीमारी नहीं देखी, क्योंकि उसकी जानकारी हो गई तो लोग कुछ ना कुछ हरी साग सब्जियां खाने लगे। लेकिन जितने साग सब्जी हम स्कर्वी को रोकने के लिए खाते हैं, अगर उतना ही लेंगे तो ये जो जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हैं इससे नहीं बच पाएंगे। इसके लिए थोड़ी ज्यादा डोज चाहिए। कितनी चाहिए? 600 से 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी चाहिए। तो यानी 10 से 20 गुना हो गया। यही चीज हर विटामिन की डोज में है। अभी उसके डिटेल में जाएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आप एक मोटी चीज याद रखिए कि RDA से कहीं ज्यादा डोज में हमको विटामिन लेने होंगे, जिससे कि हम इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर सकें। फिर उसमें आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बात करेंगे भाई विटामिन कहीं बहुत ज्यादा ना हो जाए। हाइपर विटामिनोसिस एक चीज होती है जहां पर उस विटामिन के बहुत ज्यादा डोज में ले लेने से हमारा शरीर प्रभावित होता है। तो आप ये जान लीजिए कि जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है या जो परमिसिबल लिमिट होती है, हर विटामिन की एक परमिसिबल लिमिट होती है, उससे कई गुना ज्यादा डोज होने पर वो हाइपर विटामिनोसिस होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि कोई व्यक्ति इतना ले ही नहीं सकता नॉर्मली कि उसको हाइपर विटामिनोसिस हो जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो मेंटली कुछ लोग की ऐसी गड़बड़ी होती है कि कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में ले सकते हैं। तो उस एक्सेप्शन को छोड़ दें तो हाइपर विटामिनोसिस के चांसेस बिल्कुल निल है। और वो होती भी है तो फैट सॉल्युबल विटामिन में की हाइपर विटामिनोसिस होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन की। और वो भी हम लोग ज्यादा नहीं लेते हैं। इसलिए जो विटामिन बहुत अधिक हो जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा, इससे अपने आप को आप मेंटली फ्री कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज वो नहीं होगा जब तक कि कोई विशेष ऐसी परिस्थिति नहीं है जहां पर किसी बीमारी के कारण उसका शरीर से नहीं निकल पा रही है, या आप कोई अबनॉर्मल मेंटल कंडीशन के कारण कोई चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं। सो हाइपर विटामिनोसिस चिंता की बात नहीं है। अब एक चीज आती है फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो पौधों का भोजन है, जो प्लांट्स का भोजन है और उनको स्वस्थ रखते हैं। आप अपने घर के बाहर लगे हुए किसी वृक्ष को देखिए, कितने सालों से वो खड़ा है, स्वस्थ खड़ा है, हरियाली देना उसने बंद नहीं किया है। रात में वो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है, वो सब कार्य वो करता रहता है, उसके स्वास्थ्य के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम जरा जरा से में बीमार पड़ जाते हैं। तो फाइटो न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे भोजन में हमारे होता है तो उसी तरह वृक्षों की तरह, प्लांट्स की तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और न्यूट्रीलाइट से जुड़े होने के कारण हमारे पास जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साथ साथ हमको फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और फाइटो न्यूट्रिएंट्स के साथ एक विशेषता है, प्लांट से जो विटामिन निकाले गए हैं उनकी एक विशेषता है कि जब वो विटामिन प्लांट से निकला गया है, या कोई भी सब्सटेंस जो शरीर के ऊपर काम करता है, अगर वो प्लांट से डिराइव्ड है, पौधों से निकाला गया है, तो उसका गुड इफेक्ट बढ़ जाता है और बैड इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा, एक हमारे पास प्रोडक्ट था ब्लैक कोहोश, जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट था। उसकी विशेषता यही थी कि वो हार्मोन था, लेकिन जो केमिकल हार्मोन्स लेडीज लेती हैं उसके बहुत सीरियस साइड इफेक्ट है।
इतने साइड इफेक्ट थे कि हार्मोनल थेरेपी बंद करनी पड़ी। लेकिन जब वो ब्लैक कोहोश ली जाता है तो वो हार्मोन के जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के, वो बिल्कुल नील हो जाते हैं। तो दैट्स अ प्रूफ कि ऐसा विटामिन जो हम प्लांट्स के सोर्सेज से ले रहे हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस जो हम प्लांट के सोर्सेज से ले रहे हैं, तो उसका गुड इफेक्ट बढ़ जाता है और साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रीलाइट के किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ माइनर एलर्जीज को छोड़ दें तो। सो दिस वाज अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो न्यूट्रिएंट्स, और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स हमको अवेलेबल हैं और हम उन्हें ले रहे हैं। पांचवें अगर उस पर आते हैं, पांचवा जो पिलर है वो है एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। खूब काम करें, खूब दौड़े भागें, इस बिजनेस में भी डायमंड जाना है तो बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन नींद जरूरी है। ऐसा ना करें कि रातों की नींद उड़ जाए, क्योंकि अगर डायमंड गए और बीमार हो पड़ के गए तो फिर मजा नहीं आएगा, आपको ही मजा नहीं आएगा। हाँ? स्वस्थ रहते हुए हम इस बिजनेस की हाइट्स या कुछ और काम हम कर रहे हैं जीवन में, कुछ भी कर रहे हो, कोई हमारा दूसरा व्यवसाय हो, डॉक्टरों से मैं कहता हूँ खूब डॉक्टरी करो लेकिन हेल्दी रहो। और उसके लिए जरूरी है कि जो चीजें हमने बात करी चार पिलर्स की, उसके साथ पांचवा पिलर बहुत आवश्यक है कि आप अपने शरीर को आराम दें। और उसके लिए कहा जाता है 6 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। और नींद भी कैसी? गुड क्वालिटी स्लीप, अच्छी नींद। और वो कब आएगी? जब आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम लोग मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। जब आप मेंटल हेल्थ अच्छी रखेंगे, अपना सोच पॉजिटिव रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रहेंगे। कहा जाता है सोने से 1 घंटा पहले हटा दीजिए मोबाइल फोन। लेकिन हम देखते रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का रिप्लाई करते रहते हैं सोते सोते। फोन बगल में रखते हैं कि पता नहीं रात में क्या कॉल आ जाए। डॉक्टर लोग तो बहुत रखते हैं, लेकिन मैंने अब बंद कर दिया। जब से इस बिजनेस में आए 2008 के बाद से मैंने फोन बगल में रखना बंद कर दिया कि जिसको बहुत इमरजेंसी होगी हमारा घर पता ही आ जाएगा, घर आके उठाएगा तो हम उठ जाएंगे, लेकिन फोन से नहीं उठेंगे। तो उसी तरह आप भी अपने फोन को अलग रख सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप को अलग रख सकते हैं। बल्कि ये कहा जाता है जिस कमरे में आप सोते हैं वहां ये सब रखें ही ना। और अच्छी नींद लें। अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि आपकी सोच अच्छी हो, सकारात्मक सोच हो, और इन सारे पिलर्स के ऊपर आप ध्यान दें। छठा जो पिलर है वो है, उसको कहा जाता है गुड मेडिकल केयर। समय समय पर अपने शरीर की जांच करवाते रहे। इसके बारे में मेरा एक पर्सनल व्यक्तिगत मेरा एक राय है। अब वो आपके ऊपर है, आप उसको मानो चाहे मत मानो। बहुत सारे पैकेजेस आते हैं हेल्थ चेकअप के। लोग उन पैकेजेस में ये देखते हैं कि कितने कम पैसे में कितना ज्यादा टेस्ट हो रहा है। मैं कहता हूं इसको आप अवॉइड करो। कम पैसे में जो ज्यादा टेस्ट हो रहा है वो चेकअप के बजाय, उसको मैं मानता हूं कि वो एक ट्रैप है। कम पैसे में ज्यादा टेस्ट होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ निकल आएगा, और आप जो इलनेस की दुनिया है जिससे दूर रहना चाहते हो वहां के चक्कर लगाने शुरू कर दो। बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास आती है कि डॉक्टर साहब ये देखिए इसमें ये निकल आया। तो हम तो उनसे कहते हैं कि भाई किसने टेस्ट कराया था उसको आप दिखाओ। तो कहते हैं हम ही ने कराया था। तो हमने कहा अब आप सोचो क्या करना है इसमें। मैं वही रिपोर्ट देखता हूँ जो टेस्ट मैं एडवाइस करता हूँ, जो मैंने एडवाइस नहीं किया मैं नहीं देखता। तो इसमें मेरी सलाह है कि इस तरह रैंडमली कुछ भी टेस्ट कराने के बजाय आपको चाहिए कि एक डॉक्टर मित्र बनाइए। थोड़ा कठिन है, डॉक्टर लोग बहुत व्यस्त हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो दोस्त, फ्रेंडशिप में, कहीं रिलेशन में मिल जाएगा कोई डॉक्टर। जैसे पहले होता था ना फैमिली डॉक्टर, हर फैमिली का एक डॉक्टर होता था। कई फैमिलीज के लिए एक डॉक्टर होता था। वो केवल उनका इलाज भी नहीं करता था, वो अपने लड़के लड़कियों की ब्याह कहाँ करें, कैसे करें, उसमें भी सलाह देता। ही वॉज अ फैमिली डॉक्टर। अब वो कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो गया, दुनिया इतनी उपभोक्तावादी हो गई कि चीजें खत्म हो गई। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो एक डॉक्टर मिलेगा। सबसे पहले आपको कुछ भी अपने शरीर के बारे में चिंता हो रही है तो आप डॉक्टर से मिलिए और उसकी सलाह से टेस्ट करवाइए। तो आप सुखी रहेंगे और मजे में रहेंगे। लेकिन अपने शरीर को टेस्ट करवाते रहना जरूरी है। अभी देखिए हमारी एमवे जो है वो सबके लिए कार्यक्रम लेकर आई है, जहां पर आपका असेसमेंट होगा, जहां पर आपकी बीमारियों का रिस्क देखा जाएगा, और साथ ही साथ आपको उपाय भी बताए जाएंगे। तो आप सोचिए हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, किस तरह की कंपनी से जुड़े हैं, जो हमारी कमाई का तो ध्यान रख ही रही है, वो ये भी देख रही है कि आप स्वस्थ रहें और लंबे समय तक जो यहाँ से इनकम मिलने वाली है उसको कमाएं, और उसके बाद फिर अपने आने वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाएं। फिर सातवां जो पिलर है वो है गुड हेल्थ और हाइजीन। हेल्दी एनवायरनमेंट एंड हाइजीन, दो चीजें हैं, हवा और पानी।
ये हमारे शरीर में जाए तो हम भरसक ये प्रयास करें कि वो अशुद्धियों से मुक्त हो। और उसके लिए हमारे पास देखिए एयर प्योरीफायर है। मेरे कमरे में जहां मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीछे एयर प्योरीफायर रखा हुआ है, जहां मैं सोता हूँ वहां एयर प्योरीफायर रखा है, मेरी कार में एयर प्योरीफायर रखा है। उसका प्रभाव क्या होता है, जो सांस के साथ जो प्रदूषण के पार्टिकल जा रहे हैं हमारे शरीर में वो नहीं जाते। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी देर उसके प्रभाव में रहेंगे, भाई कभी ना कभी तो वो हवा लगेगी। तो मैं उनको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, भाई देखो आप कितनी देर घर में रहते हो, कितनी देर आप ऑफिस में रहते हो, और कितनी देर आप कार में रहते हो, और कितनी देर आप सड़क में बाहर रहते हो बिना इन सब के। तो आप पाएंगे कि 24 घंटे में शायद 1-2 घंटा ऐसा होता होगा जो हम खुली हवा में बाहर बिना किसी प्रोटेक्शन के हैं। लेकिन 20-22 घंटों का क्या। तो जो 12,000 लीटर एयर हम सांस के साथ ले रहे हैं उसके अंदर ढेर सारा तो बच जाएगा जिसमें प्रदूषण नहीं जाएगा, और प्रदूषण से अपने शरीर को बचाने का ही ये काम है। तो हम इन इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, एयर प्योरीफायर्स का जितना भी हो सके। और वो सांस जो जिसको ये दिखता ही नहीं है, जो हम खाना खाते हैं वो तो पता चलता है, उससे तबीयत खराब हो रही है तो वो भी पता चलता है। पर कितने लोग हैं जो इस बात पर गौर करते हैं कि जो सांस के साथ हवा अंदर जा रही है उसके साथ क्या क्या जा रहा है। कहते हैं ना कि जो एक एक्टिव स्मोकर है उससे कहीं ज्यादा प्रभावित एक पैसिव स्मोकर होता है। आपके बगल में कोई सिगरेट पी रहा है तो उसका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान उन लोग का हो रहा है जो उसके अगल बगल बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी सांस के साथ भी स्मोक आपके फेफड़ों में जा रहा है। तो जो हवा हम सांस के साथ अंदर ले रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना, जो पानी हम पीते हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना। अभी एमवे का स्प्रिंग लॉन्च होने वाला है जो आपके पानी को भी शुद्ध करेगा। जब तक वो नहीं है तब तक आप प्रयास करें कि आप पानी ऐसा पिए जो फिल्टर्ड हो, अशुद्धियों से मुक्त हो। सैनिटेशन, साफ सफाई का ध्यान रखें। वो तो बेसिक चीज है, वो तो छोटे बच्चों को बताया जाता है कि भाई हाथ अपना धोते रहो, सोने के पहले पैर धोया करो, अच्छे से नहाओ। तो ये सब बड़े लोग को बताने की जरूरत नहीं, एक सिंपल इशारा की जरूरत है कि जहां कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं अगर वहां सैनिटेशन नहीं है तो आपको वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि आप अपने शरीर में इन्फ्लेमेशन का बीज ले जा रहे हैं। अब आते हैं, आठवां जो पिलर है वो है आपका एटीट्यूड, आपकी सोच। और यही है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब? मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि आप सोचते क्या हैं, सोचते कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, नकारात्मक है, सकारात्मक है। जब हम किसी के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे में इंटरेक्शन के समय हमारी क्या सोच है, क्या हम उनके अंदर कमियां देख रहे हैं या हम उनके अंदर अच्छाइयां देख रहे हैं। किसी वातावरण में हम बैठे हुए हैं तो सोच हमारी कहाँ है, क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो हमेशा हमको इन सब चीजों के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इसका जेनेसिस भी जानना पड़ेगा कि होता कहाँ से। सोचते हम माइंड से हैं ना, और माइंड कहाँ है, माइंड कहाँ है पता नहीं, लेकिन माइंड जुड़ा हुआ है हमारे ब्रेन से। जो हमारे शरीर में एक मस्तिष्क जो एक अंग है उससे जुड़ा हुआ है हमारा मन। तो मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जाए, मस्तिष्क भी शरीर का एक अंग है, उसको स्वस्थ रखा जाए। लेकिन केवल उसको स्वस्थ रखने से आपकी सोच स्वस्थ नहीं हो जाएगी, वहां पर कुछ ऐसे काम करने होंगे जो आप अपने मानसिक स्तर पर काम करेंगे। और कहा जाता है कि एक चीज होती है आपकी इंटेलिजेंस, आईक्यू। आईक्यू कैसे आप पाते हैं? पढ़कर, देखकर, सुनकर। जब से हम पैदा हुए हैं जिस भी वातावरण में रह रहे हैं, अपने वातावरण से जितनी भी चीजें हम लेने की प्रयास करते हैं उससे हमारी बुद्धि बन रही होती है, इंटेलिजेंस। और उस बुद्धि का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? उस बुद्धि का इस्तेमाल, जैसे स्टूडेंट्स की बात किया जाए तो वो एग्जाम पास करने में करते हैं। हम लोग जैसे लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छा कर सके उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जाता है ना कि एक इंटेलिजेंट आदमी जो है वो सोसाइटी के लिए जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से ढेर सारे काम होते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। मतलब जितना काम आप अपनी बुद्धि से कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा एक एआई का ऐप कर सकता है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आदमी बेकार हो जाएगा? आदमी कभी बेकार नहीं होगा, क्योंकि आदमी में जो आईक्यू के साथ एक चीज जुड़ी होती है वो कभी भी मशीन में नहीं आ सकती। ईक्यू, इमोशंस। किसी मशीन में इमोशन नहीं आएगा, है ना, कभी नहीं आएगा। तो जो इमोशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स, हमारी अपनी फीलिंग क्या है, दूसरों के लिए फीलिंग क्या है, परिस्थितियों में हमारी फीलिंग क्या है। तो ये जो फीलिंग हम पैदा करते हैं
ये हम अपनी जब मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं तो ये फीलिंग पैदा होती है। और इसके लिए संगत, एसोसिएशन, किस तरह की किताबें हम पढ़ते हैं, किन लोग के साथ हम उठते बैठते हैं, क्या क्या हम अपने वातावरण से सीख रहे हैं, बहुत बड़ा विषय है। मेरा समय पूरा हो चुका है। लेकिन ये जो मेंटल हेल्थ है, दिस इज नॉट अबाउट ओनली योर थॉट प्रोसेस, दिस इज नॉट ओनली अबाउट योर इंटेलिजेंस, दिस इज ऑल्सो अबाउट योर फीलिंग्स। एक दूसरे के साथ हम बैठते हैं तो कितनी हम लोगों की इमोशंस की रेस्पेक्ट करते हैं, कितना हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना भी वो हमारी मेंटल हेल्थ है। और जितना ज्यादा हम इसके ऊपर काम करेंगे, जितना ज्यादा हमारा अवेयरनेस होगी, जितना ध्यान होगा कि हमको इस एरिया में भी काम करना है, उतने ही हम इसमें कामयाब होंगे। उसके साधन उपलब्ध हैं, उसकी चीजें उपलब्ध हैं, किताबें उपलब्ध हैं, उसके तमाम सारे गाइड्स अवेलेबल हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हैं और कितना इस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। तो दूसरी एक चीज होती है स्पिरिचुअल हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, लेकिन हम लोग बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई किसी की मदद करो, उसके बारे में अच्छा सोचो, आपके पास कुछ ज्यादा है तो उसको दे दो। इसी को लोग स्पिरिचुअल हेल्थ मानते हैं। पर जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, वो कहते हैं कि ये तो एज अ ह्यूमन बीइंग, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है, ये तो तुम्हें करना ही चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं सीरियस प्रॉब्लम है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर। पर ये करना बहुत बड़ी बात नहीं। तो स्पिरिचुअल हेल्थ में बड़ी बात क्या है? बड़ी बात वो है कि जो भी इस संसार को चला रहा है, जो हमको चला रहा है, ईश्वर जिसको हम कहते हैं, हम जो भी कह सकते हैं, उससे हमारा एक संबंध बने, उससे हम एक रिलेशनशिप बना सके। और रिलेशनशिप बने तो पहला काम ये करें कि अपने जीवन को उसके समर्पित कर दें। कहते हैं ना, सरेंडर की बात हमारे बिजनेस में बहुत होती है। तो लाइफ को सरेंडर कर दें उस पावर को जो इस पूरे पूरे विश्व को चला रही है। तो जब हम उसे सरेंडर करेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा? आप हवाई जहाज में बैठते हो, रेलगाड़ी में बैठते हो, कैसे बैठते हो? वो जो ड्राइवर है, वो जो पायलट है, यू हैव सरेंडर्ड योर बॉडी, यू हैव सरेंडर्ड योर लाइफ टू हिम। लेकिन आप मस्त रहते हैं ना, आपको कोई फिक्र तो नहीं रहती कि अब पता नहीं क्या हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, गियर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आप बैठे हैं, जर्नी एंजॉय कर रहे थे। उसी तरह अगर आप स्पिरिचुअली हेल्दी हैं तो आप एक सरेंडर के दशा में अपने जीवन को बिताएंगे। और इसके बाद की स्थिति क्या है? इसके बाद की स्थिति है कि जब आप उसको परम पिता कहते हैं ना, हम ईश्वर को परम पिता, तो अगर हमने उसको पहचान लिया, उसको जान लिया और हमको एहसास हो गया, हम फील करने लगे कि वो पिता है और हम पुत्र हैं, तो फिर उसके बाद फर्ज क्या होता है? पुत्र का काम क्या है? पुत्र का काम है कि पितारी संभालने लगे, तभी तो पिता को गर्व होगा। तो जिस दिन हम ईश्वर के काम करने लगे स्पिरिचुअलिटी में, उस दिन हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ का एक लेवल और बढ़ जाता है। और ईश्वर के काम क्या है? लोगों को प्रेम देना। और हमारे बिजनेस में इतना ज्यादा ये सिखाया जाता है कि लोगों को प्यार दो, लोगों को प्यार दो। लोगों को जब आप प्यार दोगे अनकंडीशनल, तो न केवल आप बिजनेस में ऊपर जाओगे, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी होगी। ईश्वर की निगाह में भी आप उसके लायक बेटे बनोगे। और इसीलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में जब आप कामयाब होते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, न केवल लोगों की निगाह में बल्कि ईश्वर की निगाह में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें बहुत समय नहीं लिया होगा, थोड़ा तो शायद ज्यादा लगा होगा, बट एनीवे, थैंक यू सर, एंड बैक टू यू मौर्य जी। नहीं सर, आपने बहुत कम समय लिया। हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि लेट शुरू हुआ, थोड़ा सा और बताएंगे आध्यात्मिक हेल्थ के बारे में, तो कुछ बताया ही नहीं आपने स्पेशल वाला वो 10 मिनट। कुछ स्पिरिचुअल पर कुछ और बताइए सर प्लीज। लोग सुनना चाहते हैं, कोई जा नहीं रहा सर। अभी 100 के 100 पड़े हुए हैं। अब उसमें एक काम करते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं सर। हाँ जी 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 जी। तो हैंड रेज कीजिए आप लोग, मैं अनम्यूट करता हूँ। कुछ पूछना है जिसको। चेरी मैम को पूछना है। हैंड रेज करेंगे उस तरह से, डिजिटल हैंड रेज, तो मैं अनम्यूट करूंगा। बिल्कुल हाँ, यस। बिल्कुल अनम्यूट कीजिए आप। यस, करिए। सर गुड इवनिंग। मैं शशांक बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से कनेक्टेड हूँ। जी।
जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली आपका एक सेशन हुआ था बनारस के मनोज जी के टीम के लिए, तो वो मैं कनेक्टेड था उसमें। तो सर उसमें आपने फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और लास्ट में स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों अलाइनमेंट के बारे में बात किया था। तो सर मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई थी उसी टाइम जानने की कि अगर हम फिजिकली और मेंटली अभी पूरी तरह काम कर रहे हैं, तो अगर हमें स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है अपनी लाइफ में, तो इसके साथ हम स्पिरिचुअल फोकस कर सकते हैं, पहले अपने मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी को ठीक करें पहले? तो इसके बारे में जानना चाहेंगे सर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये, और इसमें ये नहीं हो सकता कि एक पहले दूसरा बाद, क्योंकि तीनों जुड़ा हुआ है। यस सर। देखिए फिजिकल हेल्थ के जो पिलर्स, हमने 8 पिलर्स की बात की, या जो 4 पिलर्स की एमवे बात करता है, उसमें जो एटीट्यूड है वो क्या है? वो मेंटल हेल्थ है। यस सर। मेंटली जो हेल्दी नहीं है उसको शारीरिक रूप से बीमार होना तय है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि बहुत सारी बीमारियां नकारात्मक सोच के कारण होती हैं। बहुत सारी बीमारियां उनको होती हैं जो अनावश्यक रूप से तनाव में रहते हैं। लड़ाई यस। यूक्रेन में हो रही है लेकिन तनाव हमको है यहाँ पे ना। इस तरह के अनावश्यक तनाव में जो रहते हैं उनको बीमारियां होती हैं। तो इसके ऊपर काम करना है जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और जब आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे तो एक एस्पेक्ट होता है सोशल हेल्थ। सोशली हेल्दी कौन है? ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है। आप कल्पना करिए ऐसे व्यक्ति को जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, फिट है, अच्छी अच्छी बातें करता है, उसकी सोच अच्छी है, आसपास लोगों के साथ उसका व्यवहार बहुत प्रेम से भरा हुआ है, लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है, साथ साथ अपना परिवार का भी ख्याल रखता है। तो अब ऐसे व्यक्ति में आप देखेंगे तो तीनों चीजें एक साथ दिख रही हैं आपको। फिजिकल हेल्थ भी दिख रही है, मेंटल हेल्थ भी दिख रही है, और वो लोगों से कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो किसी न किसी लेवल पर स्पिरिचुअली वो एडवांस्ड है ही। देखिए स्पिरिचुअल हेल्थ में अगर डिफरेंस देखना है तो एक ऐसा आदमी जो केवल अपने बारे में सोचता है, ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी, अपने बच्चों के बारे में सोचता है, बाकी दुनिया में उसको किसी से मतलब नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो जो भी उसका दायरा है, जितना भी उसका विस्तार हो चुका है, उसमें वो लोगों के बारे में उसी तरह सोचता है जैसे वो उसके अपने। तो ये जो एक एस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल हेल्थ का एस्पेक्ट है, या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एस्पेक्ट है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक पर काम करें दूसरे को छोड़े रहें, कि पहले मैं अभी पहलवान हो जाऊं तो फिर भगवान को देखूंगा ना। तो सब एक साथ यस करना पड़ेगा। पहले मैं शरीर फिट कर लूं, फिर अपनी मेंटल, मानसिक स्वास्थ्य को देखूंगा। सब एक साथ चले, और उसके सबके तरीके उपलब्ध हैं, सबके पास अन्य तरीके हैं। जैसे मुझे मिला था हार्टफुलनेस का तरीका मिला, ये मौर्य जी मुझे मिला 95 में, 1995 में। तब मैं बिजनेस में नहीं था, लेकिन तब मैं नर्सिंग होम मैंने शुरू कर दिया था। मैं बहुत बुरी तरह परेशान था। जिसको देखो वो जैसे होता है ना, नोच खसोट लगी हुई थी, कहीं ये आ रहे हैं कहीं वो आ रहे हैं। एक तो ये होता है कि डॉक्टर जो होता है बड़ा निरीह होता है बेचारा, उसकी कोई पावर वावर अपनी होती नहीं। और जब वो नर्सिंग होम खोल देता है तो लोगों को लगता है ये नोट छापने की मशीन यहाँ लगा रहा है, तो इसको चलो पहले पकड़ के पहले वसूली करो। तो इतने सारे लोग आने लगे, उसी में मरीज तमाम बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल भरा हुआ था, जितना नर्सिंग होम था एक्स्ट्रा बेड लगानी पड़ती थी। तो मैं बहुत परेशान था। तो हमको ये मिले वाजपेयी जी। वाजपेयी जी की जो पहली बेटी है, नहीं दूसरी बेटी, वो हमारे नर्सिंग होम में पैदा हुई थी। जिसका भी दिसंबर में शादी होने वाली उनकी जो छोटी बेटी है, वो हमारे नर्सिंग होम में पैदा हुई। तो देखते थे वो कहीं ना कहीं कि ये डॉक्टर साहब जो है एकदम परेशान है। तो वो हमको ले गए वो ध्यान के लिए। वहां हम बैठे, जो हम करवाते हैं लोगों के साथ, ऐसे ही उन्होंने कराया हमको। और पहला जो मेडिटेशन का सेशन हुआ, उसके अंदर मुझको ऐसा लगा जैसे मनोबोझ मेरे शरीर के ऊपर से निकल गया। इट वॉज ऑल गॉन। और फिर उसके बाद हम करते गए तो फिर अभी जैसे मौर्य जी बता रहे थे ना, तो मुझे नहीं पता कि क्या वो देखते हैं मेरे अंदर, पर दो चीजें मुझे महसूस होती हैं कि छोटी मोटी परिस्थितियां मुझे विचलित नहीं करती, शांत बने रहते हैं। गुस्सा आता है लेकिन बिना मतलब जरा जरा सी बात में नहीं आता। और बाई एंड लार्ज लोग मुझे अच्छे लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है, मेरे साथ बड़ी अजीब सी स्थिति होती है, ट्रेन में सफर कर रहे हैं और मैं इतनी आत्मीयता से लोगों से बात करने लगता हूँ कि वो अलर्ट हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ता है कि पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, कि इतना ज्यादा क्यों ये आत्मीय है।
क्योंकि आदमी के दिमाग में न जाने क्या क्या चल रहा होता है। तो ये सब मुझे लाभ मिले हैं। और जब मैंने शुरू किया था तो नर्सिंग होम वही था, मरीज वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन मुझे ऐसे लगा जैसे दुनिया बदल गई है। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि खुद को बदलो, सब बदल जाएगा। और वो तभी संभव है जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं। और ईश्वर कहाँ है? सब कहते हैं आपके हृदय में है। जब हृदय में है तो दुनिया भर में लोग पता नहीं क्यों खोजते रहते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैंने तो हृदय में खोजा, वहां मुलाकात हुई, वहां हाथ मिलाया, और फिर लाइफ को सरेंडर कर दिया। तब से मजे में हम रह रहे हैं। और जब तक जब तक जीवित है, जब तक इस संसार में है यहाँ के, वो तो चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन जो एक मुख्य चीज होती है, जो तमाम तरह का जो आप विचलित रहते हो जरा सी बातें, वो सब खत्म हो जाती है। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि तीनों एक साथ चलेगा। और इतनी अच्छी बात है कि हमारे बिजनेस में ये तीनों के लिए अवसर है, तीनों के लिए मौका है, ये तीनों काम हम कर सकते अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप हैंड रेज किए हैं? सर सर नमस्ते सर। जी हैं। नमस्ते, नमस्ते अमित जी। सर एक्चुअली हम अपने अभी आसपास हमने देखा सर कि एज ग्रुप की बात करें, चाहे 30s हो, 40s हो, 50s हो, सर इस सभी एज ग्रुप में हमारे अच्छे जानने वाले 3 व्यक्ति सर हार्ट अटैक से खत्म हुए। और क्या हम ये जानना चाह रहे हैं, क्या खान पान और ये दिनचर्या ही रीजन है कि कोई और रीजन? क्योंकि उनसे खराब दिनचर्या और खान पान के लोग सुरक्षित हैं, वो उनसे बेटर थे, लेकिन वो हार्ट अटैक के पेशेंट हुए। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो अमित जी, इसी के बारे में हम लोग अभी तक बात कर रहे थे। जी देखिए, जो हमारा शरीर है वो ऐसा, मतलब कहा जाता है ना कि संसार में इतने प्राणी हैं लेकिन दो लोग एक जैसे नहीं। इतने ज्यादा उसके अंदर वेरिएशन संभव है कि आपको ये नहीं बता सकते कि भाई उनको हो गया, इनको नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाला सही तरीका सही है, वो वाला तरीका गलत है। लेकिन जो मेजॉरिटी जिससे प्रभावित होती है वो वही चीज है जो 8 स्तंभ है। अगर वो यंग एज में हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि तनाव बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत है। और स्ट्रेस के साथ साथ काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग, शरीर को आराम नहीं दे रहे हैं। और सबसे ऊपर, जैसे कहते हैं टॉपिंग ऑफ द आइसक्रीम, ये है कि वो भोजन अच्छा नहीं है, खाना नहीं खा रहे, पोषक तत्वों की कमी है भोजन में। तो सब चीज मिला के क्या हो रहा है? आप देखिए, ये हो रहा है। फिर वो उनको, और यंग एज में मैं देखता हूँ, ये बात देखिए रह गई बातचीत में, यंग एज में आप देखेंगे ढेर सारा वर्कआउट कर रहे हैं 2 घंटा जाके जिम में। मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई क्यों वर्कआउट कर रहे हो? क्या सिनेमा में काम करना है क्या? क्या अपना 6 पैक एब्स दिखाना है किसी को? लेकिन है, पागलपन है। तो जब आप 2 घंटे वर्कआउट कर रहे होते हैं जिम में, तो आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्री रेडिकल्स बनते हैं एक्सरसाइज से। एक लेवल के बाद जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो जो जिमिंग है वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग, आपको कैसे आप दिखते हैं, वो फिगर के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप फिगर के लिए काम कर रहे होते हैं तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वेलनेस के लिए वही आवश्यक है जो हमने बात की, एक हल्की फुल्की एक्सरसाइज। और उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि डेली लिविंग में आप कितने एक्टिव हैं। तो अमित जी, कोई ऐसा एक क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है कि उनको हुआ, उन्हें क्यों हुआ, इनको क्यों हुआ, इनको क्यों नहीं हुआ। केवल वो सारी चीजें जो मैंने बात की, इसका जो ध्यान रखेगा जी वो 99%, 99.9% है कि स्वस्थ रहेगा और बीमारी नहीं। अब 0.1% क्यों छोड़ना पड़ता है? क्योंकि पता नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स जिनका भी पता ही ना हो, बाद में पता चलता है, जी सर। इसलिए थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है ना। जी, हाँ मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर मिला होगा। जी 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 जी। और किसी को कुछ पूछना है? हृदय जी, दुर्गेश जी, आप लोग कुछ पूछना है? सर, वो जो स्पिरिचुअल हेल्थ पर मैंने बात जानबूझ कर नहीं की, क्योंकि वो थोड़ा ऐसा विषय है कि इंटरेस्टेड लोगों के ग्रुप में उसको बात किया जाए तो अच्छा रहता है। तो नहीं सर। जब कभी आप उसके लिए एक्सक्लूसिवली बुलाएंगे तो उसके लिए भी मैं प्रस्तुत हूँ और करूंगा उसको। जी जी जी, बिल्कुल सही बात जी। और दूसरे हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड है वो कहते हैं कि जो ईश्वर वाला मामला है ना, वो एक लव अफेयर है। लव अफेयर को पब्लिक प्लेस में नहीं बात करना चाहिए। जी 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 जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आ, विराट व्यक्तित्व के धनी हमारे डॉक्टर साहब, जो आपको
लगभग 1.25 घंटे से अपनी ग्रेस प्रोवाइड कर रहे थे। हम तो यही कहेंगे, चूंकि सर राम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी जी, राम कुमार जी पूछिए पूछिए। 1 मिनट सर। सुरेश जी अनम्यूट कर दीजिए। जी 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 कर रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। बोलिए। नमस्ते सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही। पूरी आ रही है, हाँ बात कहिए। सर नमस्ते। मेरा एक सिंपल और सादा सवाल है सर। हम जब किसी को अपने इस न्यूट्राइल हेल्थ की बात करते हैं तो सर वो ये हमारी ज्यादातर टीम के सबसे वरिष्ठ साथी 80 साल होने वाले हैं, एडीएस हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह क्या बात है। और ज्यादातर मामलों में ये देखा, मैंने बेंगलोर में भी देखा और कई जगह ऐसे मौके पड़े, मेरी बेटी बेंगलोर वहां देखा। तो डॉक्टर्स के बारे में मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन न्यूट्रिशन की जब बात आई, न्यूट्राइट की बात आई, बहुत रेयर डॉक्टरों ने कहा कि हाँ ये ले सकते हैं। तो ये क्यों, इस बीमारी को हम कैसे नहीं कर सकते? डॉक्टर इस बात को समझे। मेजॉरिटी में आप एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन, लेकिन जो परेशानी इस बात को लेके है कि वेलनेस पे बात करना चाहते हैं तो कहीं कहीं वो नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है। डॉक्टर उसको सजेस्ट ही नहीं करते, डिमोरलाइज करते हैं या कुछ और बताते हैं, प्रोटीन मत लेना, ऐसा वैसा हो जाएगा, बहुत सारी बात। जी ये आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब है ही नहीं किसी के पास। पूरे संसार में जिस डॉक्टर को नहीं समझना है उसको कोई नहीं समझा पाए, और जिसको समझ में आता है उसको फिर कोई रोक भी नहीं पाता। तो इसके ऊपर प्रयास मत करिए। मेरी सलाह यही है कि जिस डॉक्टर को ना समझ में आ रहा हो मत समझाइए, छोड़ दीजिए। अपने आप कुछ लोग को समझ में आ रहा है। और अभी देखिए हमारी टीम के बहुत सारे लोग ये रिपोर्ट करते हैं कि पहले जैसे डॉक्टर लोग एमवे का नाम सुन के, न्यूट्राइट का नाम सुन के फेंक दिया करते थे प्रोडक्ट वगैरह को, वो बंद हो गया है। अब बहुत सारे डॉक्टर जी कहने लगे भाई अगर तुम खरीद सकते हो तो खाओ, अच्छा है। लेकिन अब आप उनको समझें कि सब मेरी तरह हो जाएंगे तो ये नहीं होगा। उसको जब आप देखें तो आप समझिए, और जो एमए में जितने डॉक्टर्स हैं उनको आप मान लीजिए कि अपवाद हैं ये लोग। हमारे तमाम फ्रेंड्स हैं, अगर उनको सबको समझ में आने वाला होता तो सब आज हमारी टीम में होते, वो नहीं आते सब। आज भी वो सब सोचते रहते हैं, बल्कि हमें कहते रहते हैं कि तुम क्या करते रहते हो वैसे। जी 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 सर। मनोज एंड मिली कुछ पूछ रही हैं। सर मेरी 10:30 पर एक मेरा सेशन होता है, बड़ा क्लोज सेशन होता है एक छोटी सी टीम का, उसके लिए मैं जाऊंगा। लास्ट सवाल पूछ लीजिए। मनोज जी अनम्यूट करिए अपने को। ये अंतिम सवाल जी। मनोज जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बोलिए। जी सर आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मिली है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं पूछना, तो आज का डेट में जो व्हाइट जो दाग हो जाता है, जो मतलब वो ठीक नहीं होता है, उसका रीजन क्या है? स्किन पे जो जैसे कि मुंह पे हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जैसे कि किसी का क्वेश्चन आता है, इसके लिए क्या, इसका रीजन क्या है और क्यों हो रहा है ये सब? वो एक पिगमेंट फॉर्मिंग मटेरियल होता है मेलानिन, उसकी कमी के कारण होता है, और वो एक ऑटो इम्यून डिजीज है, विटिलागो उसको बोलते हैं, जिसमें सफेद दाग जो बन जाते हैं। उनको क्या देना चाहिए जो कि ठीक हो जाएगा? ठीक हो सकता है क्या सर? ठीक हो सकता है, लेकिन उनको दवाइयां भी देनी पड़ेगी। दवाइयों के साथ साथ उनको एंटीऑक्सीडेंट दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब डेली दीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसंट्रेट। जी सर, क्या देना होगा? जैसे हमारा न्यूट्रोलाइट में क्या देना होगा उनको? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, तो आप इधर ध्यान देंगी तब सुनाई पड़ेगा। डेली दीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंसंट्रेट की 2 गोलियां प्रतिदिन दीजिए, मल्टी कैरोटीन दीजिए, विटामिन सी दीजिए, ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट उनको दीजिए। साथ साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से उनका इलाज भी करवाइए। दोनों जरूरी है, केवल सप्लीमेंट से नहीं ठीक होता। जी थैंक यू सर। वेलकम। तो दोस्तों काफी समय हो गया। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जितने लोग यहाँ पे करीब 100 लोग थे, और 100 लोग थे और 100 लोग ही आना चाहते थे और वेटिंग में थे।
तो जितने मौर्य लोगों जी, मौर्य जी हम लोग के साथ चेरी मैनी जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है मेरे लिए, मैं उनको जी थैंक करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर राइटिंग सच नाइस वर्ड्स फॉर मी, थैंक यू सो मच। जी 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 जी। तो जितने 100 लोग जुड़े हैं उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर साहब ने आपके लिए रिकमेंडेशन कर दी डेली की, तो अपने लिए तो रिकमेंडेड समझिए आप किसी से न पूछिएगा, एक बात। दूसरी बात दोस्तों, एक ऐसे व्यक्तित्व से आप अभी मिल रहे थे करीब 1-1.25 घंटे, जो स्पिरिचुअल एनर्जी से ओतप्रोत हैं, जो हमें जहां तक मालूम है वो ट्रांसमिशन पावर भी रखते हैं, जिसके लिए बोला कि वो लव अफेयर्स को पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकते, आप और आपके भगवान के बीच का। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व जो हमारे साथ लगभग 1.25 घंटे से एसोसिएटेड था, तो हम लोग बहुत ही अति भाग्यशाली हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अंत में सर का आभार हम लोग सभी व्यक्त करते हैं। जो लोग नहीं आ पाए, नहीं एंट्री कर पाए, इसके लिए खेद है। अगली बार हम लोग अगर करेंगे तो यूट्यूब से एसोसिएट कर देंगे, जिससे सब लोग इसका फायदा उठाएं। कुछ एक पंक्ति के साथ हम बात को पूरी करना चाहते हैं कि मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से ये मेहमान कभी कभी, हो जाती हैं किस्मतें यूं ही मेहरबान कभी कभी। तो दोस्तों ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर साहब जैसे लोग हमारे बीच में हैं, और इतना उदार मना है, इतना करुणावान है कि दिल खोल कर लुटा रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद है कि फिर कभी हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि और कुछ लोगों के फायदा मिल सके। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और रंजना जी की तरफ से मैं चाह रहा हूं कि सबको थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तक हम लोग सर आभारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हम इस मीटिंग का समापन करना चाहते हैं दोस्तों। गुड नाइट दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू चेरी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।